लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करें 3 times. Om chanting. Deep inhale. Om. Again. Om. अथ गायत्री महामंत्र. डीप इनहेल. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. इदं गायत्री नमो नमः. दोनों हाथों को आपस में रब करें. दोनों हथेलियों में उष्मा आ जाए. अपनी आंखों पे लगाएं. अपने मन को एकाग्र करते हुए दोनों आंखों को ओपन करें. फेस का पूरी मसाज करते हुए हरि ओम तत्सत. अच्छा, मैं म्यूटेड हूँ। चलिए, मैं क्लास ही ले रही थी आपका। चलिए, कोई नहीं। ठीक है, तो मैं आप लोग से ये पूछ रही थी कि ये बता रही थी आपको कि आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी मैम. ठीक है। तो आप लोग का जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है उससे बहुत ज्यादा नहीं आता है क्वेश्चंस आपके नेट एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बस आप लोग टर्म जितने भी है ना, वो आप लोग जान के रखिए कि वो होता क्या है और क्या चीज है वो। बाकी जो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बहुत नहीं पूछते हैं नेट के एग्जाम में। आपको ये चीज जो है पीएचडी स्टडी में आती है काम। ठीक है, जो ये एनालिसिस पार्ट होता है, जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो आपको वो पीएचडी, जब आपका खुद का रिसर्च होता है तो उसमें आता है आपको ये काम। ठीक है, तो हम लोग जो है आज पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल टेस्ट एंड डिजाइन। ठीक है, ये आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का ही एक पार्ट है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पहले समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, पैरामेट्रिक टेस्ट होता है कि जब भी हमारा बेल कर्व बनता है, नॉर्मल बेल कर्व, स्क्यूनेस या कटोसिस नहीं होना चाहिए, तो हम उसमें पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। अलग अलग तरीके का पैरामेट्रिक टेस्ट है, सबके नाम अलग अलग हैं। ठीक है, तो पहला जो है क्या है, इंडिपेंडेंस है। उसके बाद फिर जो है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने नॉर्मल बेल कर्व पढ़ा है ना हमने, जब बेल कर्व हमारा नॉर्मल होता है तो उस केस में हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। द डेटा आर मेजर एट कंटिन्यूअस लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो कंटिन्यूअस डेटा कौन कौन सा था? लेवल ऑफ मेजरमेंट पढ़ा है ना हमने, तो हमारा दो ही था उसमें। कौन कौन सा था? एक था हमारा इंटरवल, एक था हमारा रेशियो। लेवल ऑफ मेजरमेंट कितने होते हैं टोटल? क्या क्या नाम है बताइए?
लेवल ऑफ मेजरमेंट हमने पढ़ा हुआ है ना, मैंने आपसे कहा भी था उस दिन की जो है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि इसी को देख के हमें पता चलता है कि हमें कौन सा टेस्ट लगाना है। ठीक है, जैसे नॉर्मल बेल कर्व आ रहा है तो हमें कॉन्टिन्यूअस, सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था नॉमिनल, नॉमिनल। वेरी गुड, ऑर्डिनल, हाँ इंटरवल एंड रेशियो। वेरी गुड। तो जब भी हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट होता है तो उसका सबसे पहला जो है ये रहेगा कि उसमें डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। जो हमने बेल कर्व पढ़ा था वो बेल कर्व जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाई हो ना, कि दोनों तरफ सिमेट्रिकल होना चाहिए। पढ़ाई थी ना मैं आपको पिछले से पिछले क्लास में, नॉर्मल बेल कर्व पढ़ाई थी ना, कि नॉर्मल बेल कर्व कब बोलते हैं, स्क्यूनेस यस कब मैम। आता है, कर्टोसिस कब होता है। तो नॉर्मल बेल कर्व जब आता है तभी हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, पैरामेट्रिक टेस्ट में जो लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है वो नहीं तो आपका इंटरवल होगा या नहीं तो रेशियो होगा। 4 पढ़ा था हमने, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो जब पैरामेट्रिक टेस्ट हम लोग यूज करते हैं तो ये डेटा के साथ यूज करते हैं। जब हमारा डेटा इंटरवल या रेशियो में रहता है तो ही हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। नॉमिनल में भी होता है लेकिन उसके कंडीशंस अलग है, उतना डीप में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी इतना जान के रखिए कि इंटरवल और रेशियो का जब भी जो है हमारा डेटा होगा तो उसका पैरामेट्रिक टेस्ट में जाता है। ठीक है, वेरिएंसेस शुड बी इक्वल ओनली फॉर बिटवीन ग्रुप एनालिसिस। विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप क्या था हमारा, मैं पढ़ाई थी आपको कि विद इन और बिटवीन क्या होता है, क्या होता है विद इन और बिटवीन ग्रुप। मैम ये आपने क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में बताया था। 2 ग्रुप होते हैं, विद इन ग्रुप और डिजाइन एंड बिटवीन ग्रुप डिजाइन। तो एनोवा में पढ़ाया था मैंने आपको। यस मैम। हाँ मैम इसमें क्वासी एक्सपेरिमेंटल हमें याद है। ठीक है, बोलिए उसके बाद बोलिए जी विद इन क्या मैम। तो होता इस है। मैम बिटवीन में विद इन हमें कंफ्यूजन है मैम कि क्या होता है, डिफरेंट हम बता रहे हैं। हाँ, इसमें डिफरेंट कंडीशंस यूज होती है मैम बिटवीन ग्रुप डिजाइन में। देखिए विद बट इन और मैम बिटवीन कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैं मैम आपको बिटवीन एग्जाम्पल देके भी समझाई थी कि मान लीजिए कि 2 टेस्ट है। ठीक है, आप है आइए आप है आयुर्वेदा ग्रुप में, ठीक है, और एक है योगा योगा ग्रुप में। मान लीजिए कि सौरभ जी जो है योगा योगा ग्रुप में है। ठीक है, और हमारा ग्रुप है 3, एक ये एक योगा का है, एक आयुर्वेद का है और एक कंट्रोल ग्रुप है। तो जब हम सौरभ जी का लेंगे प्री डेटा और पोस्ट डेटा, ठीक है, जब हम एक ही आदमी का एक ही ग्रुप का प्री और पोस्ट लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम योगा ग्रुप का सौरभ जी का प्री डेटा और पोस्ट पोस्ट डेटा ले रहे हैं, योगा देने के पहले और योगा देने के बाद, ठीक है, तो वो हमारा विद इन ग्रुप हो गया। जैसे कि एक ही ग्रुप का, लेकिन जब हमारा ग्रुप 2 है, ठीक है निष्ठा जी, कि एक जो है हमारा योगा का है और दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है। मैम एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। हाँ, एक कंट्रोल ग्रुप आपका, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। लेकिन जब हमारा एनोवा टेस्ट होता है तो उसमें तीन तीन ग्रुप बताई थी ना, कि दो दो ग्रुप से जब ज्यादा का होता है, ठीक है, तो उसमें एनोवा लगाते हैं हम। हमने पढ़ा था ना ये कि आपका जो है जी एक मैम, जी मैम, एक्सपेरिमेंटल मैम और बताया कंट्रोल था। तो होता ही है, लेकिन जब हमारा 2 एक्सपेरिमेंटल और एक कंट्रोल हो, या मान मान लीजिए कि आपका एक एक्सपेरिमेंटल और एक कंट्रोल ही है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो है ये सौरभ जी है और कंट्रोल ग्रुप में आपका है, ठीक है। तो जब मैं सौरभ जी का प्री डेटा लूंगी, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का प्री प्री डेटा लूंगी और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का ही मैं पोस्ट डेटा लूंगी, तो वो विद इन ग्रुप हो गया। बिटवीन ग्रुप तब होगा जब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, जैसे मान लीजिए कि आपका डेट आप मैं जो है सौरभ जी का प्री प्री डेटा ले रही हूँ और आप कंट्रोल ग्रुप में आपका प्री प्री डेटा ले रही हो, ठीक है, कि एक जो है सौरभ जी का प्री डेटा हो गया और एक जो है कंट्रोल ग्रुप में, यानी कि जो आप जिस ग्रुप में है उसका ले रही हो, तो ये दोनों डेटा जो है आपका बिटवीन ग्रुप हो गया। विद इन ग्रुप में हम एक ही ग्रुप में काम, मतलब एक ही, अगर हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, योगा ग्रुप है, तो हम एक ही ग्रुप के बंदे से, एक ही ग्रुप के सैंपल से हम प्री और पोस्ट ले रहे हैं। लेकिन बिटवीन ग्रुप जब होता है तो उसमें हम दोनों ग्रुप से लेते हैं, प्री प्री डेटा लेंगे, ठीक है, फिर हम पोस्ट पोस्ट डेटा लेंगे। पोस्ट डेटा हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का भी लेंगे, पोस्ट डेटा हम कंट्रोल ग्रुप का भी लेंगे।
सेम बंदे का, जैसे सौरभ जी मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है तो पोस्ट डेटा मैं उनका ले ली, और आप कंट्रोल ग्रुप में है तो पोस्ट डेटा आपका ले ली। जब हम आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का भी या कंट्रोल ग्रुप का भी, तो जो है वो हमारा बिटवीन ग्रुप होता है, विद इन ग्रुप होता है। ठीक है, जब दोनों ग्रुप की बात हो तो बिटवीन ग्रुप होगा, विद इन ग्रुप में सिर्फ सिंगल ग्रुप की बात होती है, सिर्फ प्री पोस्ट। जब बिटवीन ग्रुप होगा तो प्री पोस्ट प्री और प्री पोस्ट। आ रहा है समझ में? जब बिटवीन ग्रुप होता है तो दो ग्रुप के बीच में जो है हम डेटा लेते हैं, दो सैंपल्स के बीच का डेटा होता है। और जब विद इन ग्रुप होता है तो बस हम एक सैंपल, जैसे सौरभ जी का विद इन ग्रुप होगा कि मैंने सौरभ जी से ही उनका ही डेटा मेरा प्री था, उनका ही डेटा पोस्ट था, तो वो जो है हमारा विद इन ग्रुप हो गया। लेकिन अगर सौरभ जी का डेटा प्री है और फिर मैं कंट्रोल ग्रुप में भी किसी का प्री का ले रही हूँ, तो वो प्री जो है हमारा बिटवीन ग्रुप हो गया। दो ग्रुप के बीच का होता है तो बिटवीन ग्रुप हो गया, और सिंगल ग्रुप का ही प्री पोस्ट होता है तो वो विद इन ग्रुप हो गया। आया समझ में? जी मैम। आया समझ में बिटवीन और विद इन क्या होता है? निष्ठा जी यस मैम। आगे समझ में? जब हम एक ही ग्रुप की बात करते हैं ना तो हमारा प्री पोस्ट होता है। लेकिन जब हम दो ग्रुप की बात करते हैं, दो ग्रुप के बीच में भी तो हमें देखना है ना कि क्या डिफरेंसेस आया, कि कंट्रोल ग्रुप में क्या डिफरेंस आया और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या डिफरेंस आया, ये भी तो हमें देखना है ना। कि जिनको हमने योगा नहीं दिया है और जिनको हमने योगा दिया है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आया, ये भी तो हमें देखना है, तभी तो हम कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं ना, ये है ना। तो जब हम योगा ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के बीच का देखेंगे, पोस्ट देखेंगे या प्री देखेंगे या प्री पोस्ट देखेंगे, तो हमारा बिटवीन ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका पैरामेट्रिक टेस्ट के का सारा जो है कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है। और ये पैरामेट्रिक टेस्ट और कौन कौन से होते हैं, इसमें क्वेश्चंस बहुत नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो है, जैसे ये सब कभी नहीं पूछा गया है, टेस्ट का नाम कभी भी आपसे नहीं पूछा गया है, नल ये सारा कुछ कभी भी नहीं पूछा गया है, तो बस मैं आपको बस एक समझाने के लिए बता रही हूँ कि क्या होता है। पैरामेट्रिक टेस्ट पूछा गया है आपसे, लेकिन बहुत डेप्थ में नहीं पूछा गया है। पैरामेट्रिक टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ठीक है, और आपका जो है जब डेटा आपका रेशियो या नहीं तो इंटरवल होता है तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट के अलग अलग नाम है, जैसे सेपिरो विल्क टेस्ट होता है, लेविन टेस्ट होता है, ये सब जो है पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है, ये जो है आपका नेम ऑफ द एजम्पशन टू टेस्ट नॉर्मेलिटी, ये सब क्वेश्चन आते नहीं है नेट में आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन नेट में आते नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी आपसे टेस्ट का नाम नहीं पूछा जाता है कि ये पैरामेट्रिक टेस्ट है या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ऐसा कभी आया नहीं है आज तक। ठीक है, अब जो है नल हाइपोथेसिस डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या क्या मतलब हुआ? मैम बेल कर्व नॉर्मल Very दोनों और इक्वल रहेगा। वेरी गुड। जब हमारा बेल कर्व जब हमारा जो है नॉर्मल बेल कर्व आता है तो हम उसको बोलते हैं कि डेटा आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द वेरिएंसेस ऑफ द टू ग्रुप्स आर सेम। ठीक है, कंडीशन फॉर नॉर्मलिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, डल ओनली इन बिटवीन ग्रुप कंडीशन। अच्छा एक बात बताइए, बेल कर्व से क्वेश्चन कभी कभी आता है, बेल कर्व आप लोग को सबको समझ में आ गया ना, उसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, जेड स्कोर हो गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैम जेड स्कोप में हल्का सा। यस मैम, जेड स्क्वायर में थोड़ा डाउट हो रहा था, रॉ स्क्वायर वगैरह में, रॉ स्कोर में। अच्छा ठीक है ठीक है, तो देखिए ये सब जो है ना, ये सब आप लोग को ये सब आता नहीं है नेट में। ठीक है, कि डिजाइन कोरिलेशनल है तो उसमें पियर्सन आर होगा, नॉन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है तो इसमें स्पेयरमैन रो होगा, और ये मतलब ये सारा कुछ ये कभी आया नहीं है आज तक नेट के एग्जाम में, ये बहुत ज्यादा डेप्थ हो गया आपके लिए, तो ये नहीं भी पढ़ेंगे तो कुछ चलेगा, मतलब कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी नहीं आया ये सब चीज। ठीक है, ये आपका ये बना हुआ है हल्का सा कि जो है अगर आपका टेस्ट है तो कैटेगोरिकल कौन कौन सा था हमारा, नॉमिनल था और ऑर्डिनल था, कंटिन्यूअस में कौन कौन था हमारा, इंटरवल था और रेशियो था। तो अगर नॉमिनल होता है तो उसमें हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं,
तो नॉमिनल, तो इसमें कौन सा हो गया हमारा, नॉमिनल हो गया और ऑर्डिनल हो गया। तो अगर डाटा हमारा नॉमिनल और ऑर्डिनल है तो उसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का जो नाम है वो है आपका काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस और काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस टू फिट। तो काई स्क्वायर टेस्ट हम यूज करते हैं जब हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक डेटा होता है, जब हमारा जो है नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा रहता है। कॉन्टिन्यूस क्या हो गया आपका, रेशियो हो गया, ये इंटरवल और रेशियो हो गया। रेशियो और इंटरवल में आपका दो ग्रुप बनता है, यानी तो विद इन ग्रुप का एनालिसिस होता है, यानी तो बिटवीन ग्रुप का होता है। अगर उसमें नॉर्मलिटी चेक करना होता है, अगर वो डेटा नॉर्मल है तो पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। अगर डेटा नॉर्मल नहीं है, अगर बेल कर्व नहीं बन रहा है तो उसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना डिटेल में नहीं आता है कभी आपका, लेकिन जो है अगर आपको पता रहे तो ज्यादा ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या नहीं समझे थे पिछले पिछले बार वाला जो आपका था, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या नहीं समझ में आया था? फिर से बता दीजिए। अच्छा, फिर से बता दो मैं। अच्छा चलिए, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। नहीं, काव्या तुम कुछ करो मत, मैं आ रही हूँ अभी। चलिए, मैं अभी जो है आपको ऑप्शन क्यों नहीं आता है? अच्छा रुकिए, मैं फिर से एक बार रिज्वाइन करती हूँ। मुझे एक न्यू स्लाइड चाहिए आपको बना के दिखाने के लिए। ठीक है, स्लाइड विजिबल है सबको? जी मैम। चलिए चलिए, बेल कर्व हमने पढ़ा था। तो नॉर्मल बेल कर्व हमारा क्या था, ये आप सीधा ही समझिएगा, वो ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है मेरा। ठीक है, और ये हमारा है इंफिनिटी। ठीक है, ये दोनों कभी एक दूसरे को टच नहीं करता है। ये आपका होता है, कौन सा एक्सिस होता है? ये एक्स, ये वाई एक्सिस होता है, और इसको इन्फिनिटी होता है। इसको ये क्योंकि कभी टच नहीं करता है तो इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। ये दोनों कभी भी टच नहीं करता। अच्छा ये बताइए, ये दोनों टच क्यों नहीं करता है कभी?
सोचिए कि ये दोनों कभी टच क्यों नहीं करता होगा। आउटलायर बताई थी मैं आपको क्या होता है आउटलायर। आप लोग घर में रिसर्च पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ क्लास में पढ़ रहे हैं बस, है ना। चलिए यहाँ पे क्या होगा, 0। ये था आपका एसेट और यहाँ आपका था एसेट। ये क्या होगा आपका 1 2, हाँ मान लेते हैं 3। ठीक है, ये कौन से नंबर में था, नेगेटिव था ये सारा डेटा इस साइड। फिर इधर ही इतना ही ये करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1, ये है 2 और ये हो जाएगा आपका 3। हाँ वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जैसे वो टील्ड ना हो, इसलिए झुके नहीं, इधर भी नहीं इधर भी नहीं। कोई कुछ बोल रहा है। मैम आपने बोला ना ये क्यों नहीं, मतलब हाँ इन्फिनिटी, infinite, हाँ हाँ। वो इसलिए कि मैम दोनों ओर मतलब बैलेंस बराबर रहे, इसलिए झुके नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जी ये ऐसा नहीं है। अब देखिए, आप किसी भी सैंपल पे काम करते हो, ठीक है। आउटलायर क्या बताया था मैं कि कोई भी मान लीजिए कि जो है आपका हाइट का ही मुझे नॉर्मल बेल कर्व निकालना है। अगर मान लीजिए कि कोई कोई बहुत बहुत छोटा भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है क्लास में। अगर मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे, तो सबकी हाइट अलग अलग होगी, ठीक है। तो जो एवरेज हाइट होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ये मानते हैं ना आप लोग। जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे का जो एवरेज हाइट आया है वो आया है 5 फीट, ठीक है। तो जो एवरेज होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ये मानते हैं ना आप लोग। अगर जी कोई मैम। एवरेज नंबर, मान लीजिए आपका, मैं रिसर्च का क्लास टेस्ट भी लेती हूँ और आपको एवरेज नंबर आया, तो जो एवरेज नंबर आया होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ये हर चीज में लागू होता है। जो ये बेल कर्व है ना, ये हर चीज में लागू होता है। आप किसी भी चीज में करके देखिए आप। तो ये बेल कर्व, तो एवरेज क्या है हमारा यहाँ, यह ऊंचा है ना, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा है। इस एरिया में जो है एवरेज मार्क्स या एवरेज हाइट जो है 5 फीट। आपके क्लास में अगर 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों का एवरेज हाइट हमारा 5 फीट आया है, तो जो एवरेज हाइट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके क्लास में 100 बच्चों में से कोई एक बच्चा हो जिसका 7 फीट हाइट हो, पॉसिबल है। हाँ, कि कोई एक बच्चा हो जिसका 7 फीट हाइट हो। तो अब ये जो 7 फीट है, यहाँ तो 5 फीट तक का आ गया, चलिए डेटा आपका। हो सकता है कि 7 फीट का एक ही बच्चा हो, आपके क्लास में 7 फीट का एक ही बच्चा हो। बाकी बच्चे जो है 6 फीट तक आकर के रुक रुक गए होंगे, मतलब जो है 5 से 6 फीट तक चला होगा। 6 फीट के बाद का कोई बच्चा नहीं होगा और 7 फीट का एक बच्चा होगा। एक डेटा होगा हमारे पास जो 7 फीट का होगा, ठीक है। और एक डेटा ऐसा भी हो सकता है कि जो 3 फीट का होगा, पॉसिबल है। जी मैम। तो जो छोटे बच्चे, मतलब मान लीजिए कि जो है यहाँ पे निगेटिव, जब हम यहाँ पे 5 फीट का यहाँ हमारा आके चला, तो वो हो सकता है कि 4 से लेकर के 5 फीट तक के बच्चों, आप लोग के क्लास में बच्चे बहुत बहुत हो, ठीक है। आप लोग जो है 4 से 5 फीट के बच्चे बहुत हो। फिर 6 फीट तक थोड़ा सा चला होगा, यहाँ तक आया होगा। फिर उसके बाद जो है एक ही बच्चा ऐसा होगा पूरे क्लास में जो 7 फीट का होगा। उसके बाद फिर सिर्फ एक बच्चा यहाँ पे ऐसा होगा जो 3 फीट का होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये कभी जो है ये टच नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम पॉपुलेशन वाइज निकालते हैं ना, इसको जब भी हम बेल कर्व को देखते हैं तो इसको हम पॉपुलेशन वाइज निकालते हैं, ठीक है। कि हमारे पॉपुलेशन पे ये डेटा, अब जैसे मान लीजिए कि 100 बच्चों में से 100 बच्चों में से जो है 50 बच्चे जो है 5 फीट के हैं। अब यही डेटा अगर मुझे 1000 में निकालना है, कि मेरा सैंपल साइज तो हमने 100 का लिया है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो 1000 का है। तो अगर
जो है 100 बच्चों में से जो है 50 बच्चे जो है अगर 5 फीट के हैं तो 1000 बच्चों में से जो है कितने के होंगे? 100 बच्चों में 50 बच्चे जो है 5 फीट के निकले मेरे, ठीक है, तो 1000 में कितने के होंगे? 500। 500, ठीक है, ठीक 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 बोल रहे हैं। 50% का आ रहा है ना, 100 में 50 तो 1000 में कितना होगा? 500 होगा, है ना। तो ये जब हम लोग पॉपुलेशन वाइज पढ़ते हैं ना, तो पॉपुलेशन में कोई ना कोई डेटा ऐसा होता है जो जिसको हम आउटलायर बोलते हैं। तो इसीलिए ये कभी भी पॉपुलेशन को हम कभी भी पूरा नहीं मानते कि हमने पूरे पॉपुलेशन पे किया होगा या हमारा पूरा पॉपुलेशन पे ये हुआ होगा। तो इसीलिए जो ये इन्फिनिटी वाला है ना, ये इन्फिनिटी जाता है, इसका कोई मतलब ये टच करता ही नहीं है इसको, क्योंकि अगर ये टच कर देगा तो इसका मतलब है कि हमने 100% पे किया। उस दिन मैं आपको पढ़ा रही थी ना 99.7 वाला कॉन्सेप्ट। तो बस जी ये मैम। है कि हम स्टैट्स में मानते हैं कि 3% या 0.3% ऐसे बच्चे हैं या ऐसा पॉपुलेशन है जिसको हमने रिसर्च में लिया ही नहीं, जो हमारे रिसर्च में आए ही नहीं, ठीक है। तो ये जो है इसीलिए कभी भी इसको टच नहीं करता है। इधर सारे वैल्यू जो है हमारे प्लस में है, ठीक है ना। मान लीजिए कि मैंने आपका क्लास इंटरवल, समझ में आता है आप लोगों को क्या होता है? जी मैम। क्या होता है क्लास इंटरवल? मैम गैप होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गैप गैप होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जीरो आपका मैंने रिसर्च का टेस्ट लिया, ठीक है, 100 मार्क्स का मेरा रिसर्च का टेस्ट था, ठीक है, 100 मार्क्स का जो है हमने रिसर्च का टेस्ट लिया। उसमें जो है मैं शुरू करती हूँ कि लिस्ट नंबर जो आया था वो 11 नंबर था। मैं मतलब जब मैं कॉपी चेक की, जो लिस्ट नंबर था, जो सबसे कम नंबर आया था वो 11 नंबर आया था, ठीक है। तो ये क्या होगा कि 11 से लेकर के हमारा क्या हो गया, 11 से मान लीजिए ये 20 का हो गया यहाँ पे क्लास इंटरवल। फिर यहाँ पे 21 से जो है आपका जो है 30 हो गया क्लास इंटरवल। फिर जो है आपका 31 से जो है 40 हो गया। ऐसे ही निकालते हैं ना, जी मैम। ठीक है। तो हम यहाँ पे भी ऐसा मान के चलते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारा 50% होता है। पता है ना, ये 50% होता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, जितना इधर है उतना इधर भी है। तो ये जो बीच का मीन मीडियन मोड जब भी नॉर्मल बेल कर्व होता है तो ये 50% हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है आपका यहाँ पे जो है आपका 50% हुआ। तो अगर मान लीजिए कि मैंने 100 नंबर का लिया है और 10-10 नंबर का, मान लीजिए कि यहाँ से अगर मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 पे कितना आएगा, अगर ये 50% का है तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे कितना आएगा? अगर 10-10 का क्लास इंटरवल है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या क्या होता है हमारा? यहाँ पे 50 पर, मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा 50 है, एवरेज जो आया है वो 50 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50 + 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 का इंटरवल लेके चल रहे हैं हम। जो डेविएशन है, जो स्प्रेड है, जो डिस्पर्सन है, वो कितने का है? 10-10 का है। तो 50 में जब हम 10-10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 60। 60। फिर यहाँ पे कितना आएगा? 70। वेरी गुड, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आएगा? 80। 80, वेरी गुड। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितने का हो रहा है? 10-10 का हो रहा है, ठीक है, ये 10-10 का हो रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो है मीन मीडियन मोड, यहाँ पे जो है 60 हो गया, यहाँ 70 हो गया, यहाँ 80 हो गया, ठीक है। फिर वो इन्फिनिटी यहाँ क्यों जा रहा है? हो सकता है किसी एक स्टूडेंट को 99 भी आया हो सकता है ना कि जी मैम। 100 मार्क्स का लिया है हमने, तो हो सकता है कोई एक स्टूडेंट ऐसा ब्रिलियंट हो जिसको 90 आया हो या 90 प्लस प्लस आया हो, ठीक है। तो वो आउटलायर में चला, मतलब ये वाला जो मैक्सिमम मार्क्स है वो टच नहीं होता है। यहाँ मिनिमम मार्क्स भी, क्योंकि जो रियल मार्क्स आया है उसके बेसिस पे आपका ये बेल कर्व बनता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कितना आएगा बताइए? यहाँ पे भी मैं 60 आएगा, 50 यदि बीच में। नहीं, यहाँ 60 नहीं आएगा, यहाँ माइनस में है डेटा। अगर यहाँ 50 जो है मेरा मीन मीडियन मोड, मतलब हमने एवरेज जो है 50 निकाला है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा,
जी मैम 40 आएगा, 10 हाँ, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 40 हो जाएगा आपका, यहाँ कितना हो जाएगा? 30। 30 हो जाएगा। आ रहा है समझ में आप लोगों को? यहाँ कितना हो जाएगा? 20। 20 हो जाएगा। आ रहा है, क्योंकि इधर माइनस वाला डेटा है हमारा, ये जो है लेफ्ट साइड हमेशा माइनस, ये कम कम में जाएगा, और इधर ये क्या है? ये प्लस प्लस का डेटा है, इसीलिए इधर 10 प्लस होते गया, और इसको हम जो मीन माने हैं इसको हम माने 50। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है आपको, जैसे कि ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन समझ में आ रहा है कि जितना का भी आप क्लास इंटरवल ले रहे हैं ना, उतना का जो है आपका ये जा रहा है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जब भी आप लिखते हैं तो माइनस और प्लस में लिखते हैं। ठीक है, तो इससे आप जो है परसेंटाइल भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, बताइए? परसेंटाइल होता क्या है बताइए पहले ये। इस बार जो आप लोग का नेट का रिजल्ट आया था वो परसेंटाइल में आया था, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैम वो रेशियो फॉर्म में है। मतलब उसका क्या मतलब होता है? अगर मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में पूछूं कि परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या क्या डिफरेंस है, तो उसको कैसे समझाएंगे आप? जैसे कि कभी कभी क्या करता है नेट, यूजीसी नेट कभी कल परसेंटाइल पे देता है, तो इसी बात पे जो है डिस्प्यूट भी होता है बहुत। इस बार भी हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि परसेंटाइल में अगर रिजल्ट आया, परसेंटेज में नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मैं पूछ रही हूँ आपसे। किसी को पता हो? नो मैम। नहीं मैम। देखिए, परसेंटाइल का मतलब होता है, ये पता होना चाहिए आपको, आपका तो रिजल्ट भी इसी के बेसिस पे आता है ना? परसेंटाइल का मतलब होता है कि परसेंटाइल जो है 18 आया, तो आप कितना आगे है, मतलब कितने लोग जो है आपके पीछे है। मतलब आपका जो जैसे परसेंटेज आता है, तो परसेंटेज से सिर्फ आपको इतना परसेंट पता चलता है कि आपको मान लीजिए 60% आया, तो आप पास है, फेल है, वेरी वेरी गुड है, मतलब बस आपको अपना ये पता चलता है। लेकिन आपको 60% से ये पता नहीं चल रहा है कि आपके पीछे कितने लोग हैं जिनको जो है आपसे कम नंबर आया है। समझ रहे हैं? जब हम परसेंटेज के फॉर्म में किसी चीज को देखते हैं, तो परसेंटेज के फॉर्म में हमें डिटेल नहीं पता चलता है, हमें बस इतना पता चलता है। जैसे सौरभ जी आप मेरे से पूछे कि मैम मुझे आपको मेरे रिसर्च में कितने आए, मैं बोली आपको 60% आया, तो 60% का मतलब आपको कुछ नहीं बता रहा, आपको बस इतना बता रहा है कि क्लास में जो है और लोगों को भी तो 60 आया होगा, और लोग तो होंगे जो आपसे पीछे होंगे। तो जब परसेंटाइल हम निकालते हैं, तो परसेंटाइल से हमें ये समझ में आता है कि हमसे कितने लोग पीछे हैं। मान लीजिए कि 7 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं यूजीसी नेट का, तो 7 लाख में जो है अगर हमारा जो परसेंटाइल हम लोग को बताता है कि हमारे से और कितने लोग पीछे हैं। मान लीजिए 7 लाख में 1,000 लोग योगा का पेपर दिए, 1,000 में आपको ये बताया लगता है पता कि आपके पीछे कितने लोग हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में ये चीज? जी मैम, जी मैम। ठीक है, तो परसेंटाइल आपको और ज्यादा डिटेल में बताता है, तो इससे आप परसेंटाइल भी आराम से निकाल सकते हैं। और नेट भी इसी से ही मैंने पहले भी बताया था कि जो यूजीसी नेट का जो रिजल्ट होता है ना, वो भी ऐसे ही बनता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, और ये प्रूवन है, और ये जो मैं आपको लिख के अभी दे रही हूँ ये सिर्फ पॉपुलेशन के लिए है। ये बस आपको पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, डाटा कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि यहाँ मान लीजिए आपका जो है यहाँ होता है 34। ठीक है, यहाँ हो गया आपका 34, ये टोटल ऐड करके आपका जो है 100 ही आता है। ठीक है, 34 पॉइंट समथिंग होता है, शायद ये 34.1 होता है। ठीक है, 34.1 होता है ये। उसके बाद यहाँ होता है 13। ठीक है, तो 34 प्लस 13 कितना हो गया? 47। ठीक है, 47 हो गया। तो ये 50 होने में कितना और कम है? 3। 3 और कम है, तो यहाँ पे 13.6 होगा आपका। ये पेन 13.6 होगा। ठीक है, और
अब कितना बचा आपका 50% होने में? 2.4। 2.4, तो ये आपका 2.4 हो गया, ठीक है। टू 2.4 हो गया, ठीक है। तो ये रियल डेटा है आपका। फिर इधर भी इतना ही होगा आपका, ये आपका 34 होगा, ये आपका 13 होगा, ये आपका 2.4 होगा। ये लिखा नहीं रहा है, लेकिन आप लोग मोटा मोटी मान के चलिए कि इधर आपका 50% हो गया, इधर आपका 50% हो गया, तो 100% हो गया। मान लीजिए कि अब आपको मैं बोलूं कि सौरभ जी आपका परसेंटाइल जो है, ठीक है, 60 आया है, तो इससे क्या क्या पता चलता है आपको? अगर 60 मैं लोग। बोलूं, हाँ बोलिए बोलिए। मैम परसेंटाइल तब तो मैम इसमें से 60 लोग, मैं 60 लोग से आगे हूँ। नहीं, 60 तो आपका यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ना, ये नंबर जो है पॉपुलेशन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है आपका 34, 13, उसके बाद 2.4 और 13, फिर इधर आपका 34, तो आपका जो है इधर ऐड करके 50 हो रहा है, जी इधर ऐड मैम। करके 34, 13 और 2.4, ये सारा मिला के आपका ये हो रहा है 50 हो रहा है ना। जी मैम। और 50 प्लस आपका यहाँ 34 हो गया, क्योंकि जो 60 मार्क्स आपका आया है तो इसमें 34 भी तो करेंगे ऐड आप। जी मैम। तो 50 प्लस 34 कितना हो गया? 84। तो इससे अगर मैं आपको बोलूं कि आपका परसेंटाइल जो है 60 आया है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 84 लोग से जो है आप आगे है, हो रहा है ना। जी मैम। 84% से, तो इससे बेल कर्व से हम लोग को, नॉर्मल बेल कर्व से ये सारी चीजें भी पता लगती है कि आपका परसेंटाइल क्या है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? मैम 50 और 34 में, या ये जो आपने किया इसमें? 60 में। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि सौरभ जी आपको 60 परसेंटाइल आया है, ठीक है, तो 60 परसेंटाइल का क्या मतलब, और ये हमेशा सेम होता है, कभी अगर आपका नेट का भी रिजल्ट देखना तो इस तरह से आप आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोले कि सौरभ जी कि आपका जो है परसेंटाइल 60 परसेंटाइल आया है, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया फिर? ये +1 हो गया ना, जी मैम। ये +1 हो गया ना आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ कितना हो गया? +1 हो गया ना आपका। जी मैम। और आपका परसेंटाइल कितने कितने लोगों से पीछे है आप? तो ये जो नंबर है ना, आप अधिकतर देखिएगा जब भी नॉर्मल बेल कर्व आप पढ़ाई करेंगे ना, तो ये हमेशा सेम होता है, 34, 13, 2, ये हमेशा सेम होता है, और ये हमेशा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको ऊपर वाला डेटा आपके मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो मैं आपका 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ली हूँ, ये जो है आपके मार्क्स को कर रहा है। लेकिन जो ये अंदर का डेटा है, जो नॉर्मल बेल कर्व में 34, 13, 2 है, ये पॉपुलेशन को जो है आपका रिप्रेजेंट करता है। तो पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करने में ये जो है, आपको अगर कोई बोलता है कि 60 परसेंटाइल आया है, तो 60 परसेंटाइल का मतलब है कि इतने लोग आपसे पीछे हैं, ठीक है, इतने लोग आपसे पीछे हैं। तो इससे हम परसेंटाइल भी आराम से निकाल सकते हैं। आ रहा है सबको समझ में? जी सबको मैम। समझ में आ रहा है? निष्ठा जी आपको आ रहा है समझ में? पवन जी यस सर मैडम। आ रहा है ना? तो ये जो है हमेशा आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब भी नॉर्मल बेल कर्व में आपको ये नंबर दिख जाए, तो ये हमेशा आपके पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। 34 कितना हो गया? 68। 68। तो उस दिन मैं आपको बताई थी ना कि कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का लेते हैं, ठीक है, तो ये जो है आपका कितना क्या 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 बता रहा है कि 68%, देखिए 68% जो है एक रिसर्चर कॉन्फिडेंस है अपने पॉपुलेशन को लेकर के, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है? -1 और +1, -1 और +1, ठीक है।
फिर अगर हम प्लस -2 और +2 लेते हैं, ठीक है, -2 और +2 स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, तो 34 + 13 कितना हो गया? 47। 47। और 47 इस तरफ भी है आपका, -2 से +2 में हम लोग इस तरफ का भी देखेंगे तो 47 + 47 कितना हो गया? कितना हो गया? 94 मैम, 47 का होगा 94। तो मोटा मोटी हम इसको, क्योंकि ये 0.6 भी है इधर, तो ये 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर हम ये लेके चलते हैं, तो यहाँ से यहाँ का -2 से लेके +2 का कितना हो गया हमारा? 95। और फिर जब हम यहाँ का, फिर हम जो है मान लीजिए कि इधर का और इधर का प्लस, यहाँ पे हमारे पास जो है 2 भी है ना? जी मैम। तो अगर हम ये तीनों का लेके चलते हैं, -1 से, सॉरी, -3 से लेकर के +3 तक का, कि हमारे पॉपुलेशन को, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमेशा सेम होता है नंबर में, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से लिखी हूँ। 34, 13, 2 ये हमेशा सेम होता है। इधर भी आपका 34, 13 और 2 होगा, और ये हमेशा आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं अपने पॉपुलेशन को लेकर के 68% तक कॉन्फिडेंस, ये हमें निकालना पड़ता है जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, तो ये हमें निकालना होता है कि हम अपने पॉपुलेशन को लेकर के कितना कॉन्फिडेंट है, ठीक है? तो या नहीं तो फिर ये जब हम -3 से +3 तक जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 99 पॉइंट समथिंग होगा, ये 7 होगा, ठीक है? 0.03 हमेशा हमारा जो है इंफिनिटी में जाता है, क्योंकि हम पॉपुलेशन को लेके हमेशा 100% कंफर्म नहीं हो सकते, ठीक है? ये आया समझ में? जी मैम। बेल कर्व आया समझ में निष्ठा जी? वो क्लास में है कि नहीं? आया समझ में ये चीज कि कभी भी जो है आपको परसेंटाइल भी निकालना हो तो इसी से निकालते हैं। मीन मीडियन मोड में आपको बता ही दी थी। सिमेट्रिकल ये दोनों तरफ बराबर ही होता है। ये -3 से लेकर के -3 से लेकर के +3 तक ही चलता है आपका। बीच में ये आपका मीन मीडियन मोड रहता है। मीन मीडियन मोड तीनों क्यों होता है यहाँ 0? ये मुझे बताइए, यहाँ पे मीन और मीडियन मोड तीनों क्यों है? अगर नॉर्मल बेल कर्व में तीनों एक जगह ही क्यों होता है? यहाँ मीन भी है और मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं यहाँ पे। मैम क्योंकि जो बेल कर्व है वो सिमेट्रिक होता है, हाँ हाँ, इसलिए मैम देखिए अगर हमने इसमें मीन निकाला, मान लीजिए कि नॉर्मल बेल कर्व है, तो इसमें मीन निकाला, तो इसका मतलब है कि एवरेज स्कोर यहाँ पे आया, क्योंकि जो एवरेज स्कोर होगा वो सबसे ज्यादा होगा, है ना? और मीडियन भी यही होगा, क्योंकि मिड वैल्यू है यहाँ पे, मतलब दोनों तरफ बराबर है, तो मिडिल जो मीडियन होगा वो भी यहीं पे होगा। और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मोड में क्या होता है? जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उसको ही हम मोड में लाते हैं ना। तो यहाँ पे मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं, और यहाँ जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस हाइट का आया? 5 फीट का आया है, तो इसीलिए यहाँ पे मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं यहाँ पे, ठीक है? जब भी हमारा नॉर्मल बेल कर्व होता है तो उसका मीन मीडियन मोड बराबर होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है? जेड स्कोर कहा था ना आपने कि जेड स्कोर नहीं समझ में आया था। जेड स्कोर कुछ भी नहीं है, बस एक रॉ डेटा, क्योंकि ये डेटा रॉ है, इससे अभी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है 60, 70, 80। जेड स्कोर बताता है कि आपका डेटा, जैसे मान लीजिए कि अभी तो आप लोग कुछ लोग हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आप लोग को आसानी से पता लग जाएगा कि कौन कितने फीट का है, क्या है। मान लीजिए कि अगर आपका जो है यहाँ पे जो मतलब आप लोग मान लीजिए कि 100 होते हैं यहाँ पे क्लास में, जो क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो 100 होती, ठीक है? और 100 में हमें पता करना होता कि कौन जो है किसका हाइट एवरेज हाइट से कम है और किसका हाइट जो है एवरेज हाइट से ज्यादा है।
तो इसके लिए हमें जेड स्कोर से पता लगाते हैं। जेड स्कोर आपका -3 से लेके +3 तक का ही नंबर आता है। और जेड स्कोर में जो है सिंबल मैटर करता है। मान लीजिए कि सौरभ जी ने पूछा कि मैम मेरा एवरेज हाइट जो है, एवरेज हाइट से मेरा हाइट कम है या एवरेज हाइट से मेरी हाइट ज्यादा है। ठीक है, तो एवरेज हाइट से आपकी हाइट कम है या ज्यादा है, ये मुझे कैसे लगेगा पता? एवरेज हाइट मेरी कितनी आई है? 5 फीट आई है। अब मुझसे आप लोग पूछेंगे कि मैडम मेरा एवरेज हाइट से कम है कि ज्यादा है, तो मुझे कैसे लगेगा पता? मैम जिसका निकालना होगा उसकी हाइट को देखेंगे, फिर एवरेज से मैच करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें जेड स्कोर निकालना होगा। जेड स्कोर हमें बताएगा कि अगर आपका हाइट, मान लीजिए सौरभ जी आपका हाइट 4 फीट है, ठीक है, और 5 फीट हमारा जो है नॉर्मल हाइट में, इसमें मतलब एवरेज में आया है, तो हमें जेड स्कोर जब निकालेंगे तो जेड स्कोर यहाँ का वैल्यू देगा -1 का। ठीक है, जब हम जेड स्कोर निकालेंगे तो वो -1 का देगा वैल्यू हम मुझे। तो -1 से मुझे क्या, अगर -1 आता है जेड स्कोर, यानी तो आपका प्लस वैल्यू में आएगा, यानी तो माइनस में आएगा। माइनस में आएगा तो इसका मतलब वो बता रहा है कि डेटा जो है माइनस की तरफ है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, जेड स्कोर अगर प्लस में आ रहा है तो राइट साइड में है। राइट साइड में है। अगर आपका 4 फीट हाइट है, आप मेरे से पूछते हैं कि मैम मेरी हाइट नॉर्मल मतलब 5 फीट से एवरेज से ज्यादा है या कम है, तो मैं जेड स्कोर के थ्रू निकालूंगी कि आपकी हाइट जो है नॉर्मल से ज्यादा है, एवरेज से ज्यादा है या कम है। तो जेड स्कोर मुझे वैल्यू बताएगा, यानी तो वो माइनस में आएगा यानी तो प्लस में आएगा। ठीक है, तो उस केस में जेड स्कोर से हमें सिर्फ ये पता लगता है कि हमारे डेटा का लोकेशन क्या है। ये डेटा ही तो है हमारा, चाहे वो मार्क्स का हो चाहे हाइट का हो। अब जैसे मैंने बोला कि आप मान लीजिए किसी बच्चे को आता है 30, ठीक है, और जो एवरेज जो है मार्क्स है वो कितना है हमारा 50 है। ठीक है, अब कोई बच्चा मेरे से ये पूछे कि मैम मुझे 30 आया है, तो मेरा एवरेज से कम है कि ज्यादा है, तो मुझे उसके लिए जेड स्कोर निकालना होगा। जेड स्कोर मुझे बताएगा अगर वो वैल्यू जो है -1 से लेके -3 तक होगा, यानी तो +1 से लेके +3 तक होगा। तो ये वैल्यू देख के हमें पता लगता है कि आपका लोकेशन कहाँ है। लोकेशन मतलब आप माइनस में है तो आप कम में है, एवरेज से कम है, और प्लस में है तो एवरेज से ज्यादा है। तो बस ये लोकेशन बताता है। बस डेटा को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम जेड स्कोर निकालते हैं। आ रहा है समझ में? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ही हम निकाल के देखते हैं एक रो स्कोर। एक मैं अभी आपका सम जो है अभी बना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक हम लेके चलते हैं रुकिए। जेड स्कोर का जो फॉर्मूला है उसको याद रखना है आप सबको। ठीक है, 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं एक मिनट में आपको बता देती हूँ। मैंने एक आपका सम बना के रखा है, बस वही है कि पीपीटी में नहीं डाई हूँ अभी तक। ये तो आपका जेड स्कोर का सम निकाल के रखी हुई हूँ मैं। तो रॉ स्कोर क्या हो गया, मीन क्या हो गया यहाँ पे? मीन क्या है यहाँ पे हमारा? एवरेज मैम, हाइट का 5 फीट ठीक, एवरेज। मान लीजिए मीन मैं स्कोर का निकालूं तो मीन हमारा क्या है? 50 है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? 10 है मैम। 10 है। देखिए ये जो है हमने निकाला नहीं है, तो हो सकता है कि ये माइनस प्लस में आए नहीं, बस मैं आपको बता रही हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते कैसे हैं। और रॉ स्कोर क्या है? मान लीजिए कि रॉ स्कोर ये हो गया आपका 30। ठीक है, 30 हो गया, तो रॉ स्कोर आपका हो गया 30। कि आपको 30 मार्क्स आया है। आपने मेरे से पूछा कि मेरा जो है एवरेज से ज्यादा है या कम है, तो मैं क्या की 30 हमारा रॉ स्कोर हो गया, 50 हमारा जो है मीन हो गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया हमारा? 10 हो गया। देखिए यही फॉर्मूला है ना, रॉ स्कोर माइनस मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, यही है ना। तो यहाँ जैसे कि मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है? 1.6। तो इससे 1.6 से क्या 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 पता चल रहा है? कि ये प्लस प्लस वैल्यू में है हमारा।
डेटा क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा? इसको सॉल्व करने के बाद कितना होगा? -2 आंसर आएगा मैम। -2 आएगा। तो देखिए -2 पे हमारा 30 है। जी मैम। तो जेड स्कोर हम ऐसे ही निकालते हैं, आया समझ में? तो ये -2। ये कह सकते हैं जो जेड स्क्वायर है वो लोकेशन ऑफ द बेल कर्व बताता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो कोई भी रॉ स्कोर ले लीजिए आप, रॉ स्कोर से जो है माइनस क्या होगा? मीन होगा, ठीक है, बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कितना लिया था? 10 का लिया था यहाँ पे। मीन हमारा 50 था, और जिसको 30 नंबर आया था उस बच्चे ने मेरे से पूछा कि मेरा एवरेज से कितना कम है, तो उसका क्या होगा? -2 आएगा। तो -2 से तो हम ये बता सकते हैं ना कि उसका एवरेज से कम है, ठीक है। और ये डेटा हमेशा -1, -2, -3। हाँ बताइए। मैम रॉ स्कोर क्या होगा इसमें? जैसे रॉ स्कोर जो ये स्कोर है आपका 20, 30, 40, 60, 50, 80, ये जो स्कोर आया है ना आपका, जो 10 का हमने ये लिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये जो है आपका रॉ स्कोर है। मीन हमेशा आपका जो है सेम रहेगा, मतलब मीन सारे नंबर के लिए जितने भी रॉ स्कोर है उसके लिए वही होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपका सेम ही रहेगा, सिर्फ रॉ स्कोर यहाँ पे होगा चेंज, ठीक है। ठीक है मैम। आया समझ में? आप जेड स्कोर क्या होता है? जी मैम। ठीक है। तो ये जो है इसी तरह आपको एग्जाम में भी बनाना है, एग्जाम में भी इसी तरह आएगा आपको। इस बार स्टैंडर्ड डेविएशन और जेड स्कोर दोनों पे आया था क्वेश्चन, तो आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है कि रॉ स्कोर उसमें दिया होगा आपका नेट के एग्जाम में, कि रॉ स्कोर कितना है, मीन कितना है, बाय स्टैंडर्ड डेविएशन आपका जेड स्कोर आ गया। हो सकता है आपसे घुमा फिरा के पूछे, पॉजिटिव है, निगेटिव है, इस तरह से पूछे आपसे। अब आया समझ में आप लोग को इसकी? मैम ये जो -2 आया था इसमें आपने जो है इस रॉ स्कोर 30 लिया था ना? हाँ हाँ हाँ, ये 30 था। तो मैम तो ये तो 2 आएगा, पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव में तो आएगा नहीं। नहीं नहीं, 30 में 50 जाएगा तो निगेटिव में आएगा ना, 30 में 50 माइनस हो रहा है ना, अच्छा हाँ 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 मैम, हाँ मैम। तो -2 आएगा ना आपका, जी मैम, जी मैम। ठीक है। तो ये जो है आपका जेड स्कोर, अगर ये जो है आपको फॉर्मूला रखना है याद, और इसी तरह हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालते हैं, इसी तरह आपका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला है। देखिए ये सब जो है पीएचडी का कहानी है, पॉइंट इंटरवल, ये सब चीज जो है ये सब आप लोग को नहीं पढ़ना है, बस ये ध्यान रखिए कि इसका फॉर्मूला क्या है आपका। और इस बार पहली बार ही पूछा गया था आपसे, स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ चला है? रेंज आपको पता ही है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। कल, अभी तो टाइम हो गया है, कल मैं आपको एक सम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी निकाल के दिखाऊंगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैसे निकालते हैं, जैसे आज मैं आपको जेड स्कोर का बताई ना, ठीक है। कल हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का भी देखेंगे एक बार कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैम आ गई है क्लास में? अभी क्लास नहीं है मैम आज। अच्छा आज क्लास नहीं है, चलिए तो कल हम रखते हैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का। कल मैं आपको इसी तरह, जैसे आज जेड स्कोर आप लोग को समझ में आ गया, कल मैं आपको आज लेकिन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, उस दिन मेरा पेन काम नहीं कर रहा था, आ गया ना समझ में? आपको कोई डाउट नहीं है आपको? नहीं तो मैम। ठीक है। तो कल हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का एक सम करके उसके बाद फिर आगे हम लोग, अब आपके रिसर्च में बहुत बचा नहीं है, बस आपका जो है ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो है। इनफैक्ट आज मैं एक होमवर्क आपको यही सब सम देने के वाली थी कि जो है ना आप लोग घर से बना के लेके आइए, ठीक है। तो चलिए, आपने नहीं किया है तो पहले एक होमवर्क कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर जो है हम लोग कल प्लेगरिज्म का क्लास करेंगे, उस पर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अभी, एक क्वेश्चन तो दे ही देते हैं। इस बार आया था ना सौरभ जी, आपने किया था ना अटेम्प्ट क्वेश्चन जी मैम। पेपर 1 में? जी मैम। हाँ, तो इस बार हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग अपने फ्राइडे के प्रेजेंटेशन की रहिएगा तैयार, कल मैं आपको प्लेगरिज्म वाला वो सारा कंप्लीट करवा दूंगी। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक सम करने के बाद फिर जो है हम लोग उसको कर लेंगे,
ठीक है। चलिए, क्लास हो गया आपका। आज कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताइए विजय जी, आपको आया समझ में आज क्लास? जी मैम आया। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो है रिजल्ट भी आता है। आपको लोग को अवेयर होना चाहिए कि कैसे जो है, क्यों इतना हंगामा हुआ था इस बार नेट का जब रिजल्ट आया था। तो इस बार नेट का जो रिजल्ट आया था ये परसेंटाइल के बेसिस पे आया था। कभी कभार जो नेट का रिजल्ट आता है वो परसेंटेज के बेसिस पे आता है। तो दोनों में से अच्छा कौन है? परसेंटाइल अच्छा है, परसेंटेज अच्छा है? परसेंटाइल है। परसेंटाइल अच्छा है। अच्छा ठीक है, चलिए। तो फिर जो है आपको ऐसे ही जो है समझना है, और बेलकर बहुत काम का चीज है। और आपको तो पीएचडी, देखिए अगर आप लोग नेट कर रहे हैं तो आपको पीएचडी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर बनना है तो आपको पीएचडी ज्वाइन करना है, उसमें फिर आपको करना ही होगा। तो इसीलिए ये सब चीज को अच्छे से समझिए, फ्यूचर में ये सब बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब क्लास हम यहाँ पे ये वाइंड अप करते हैं। कल हम अपना एक सम करके उसके बाद फिर जो है अगला क्लास करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं फिर हम लोग। चलिए, थैंक यू मैम। ओके।